हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एनी बुक पब्लिकेशन से ऋषा। आज हमारे साथ मिस्टर सिराज फैज़ल खान जी जुड़ रहे हैं अपनी बुक के लाइव इंटरव्यू के लिए। उनकी बुक का नाम क्या तुम्हें याद कुछ नहीं आता। हियर इज़ द बुक। तो चलिए उन्हें इनवाइट करते हैं। हेलो सर। हेलो ऋषा जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप सर? मैं अच्छी हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। सर, आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपको? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी। तो सर, कैसे हैं हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सिराज फैसल खान है और मेरा जन्म शहीदों के नगर शाहजहाँपुर में हुआ है। और ये मेरा गांव है यहाँ पर, जो फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के गांव से 40 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पास में दुधवा नेशनल पार्क भी 80 किलोमीटर पे। तो मेरी जो शुरुआती तालीम थी वो गाँव में ही हुई। आवाज़ आ रही है आपको? जी। तो जो शुरुआती तालीम यस थी वो सर। गाँव में, जी, गाँव के ही सरकारी स्कूल में हुई। और मैंने ही मदरसे में उर्दू की जो बेसिक नॉलेज थी वो सीखी थी। तो मेरी टोटल एजुकेशन है वो साइंस में हुई है। लेकिन मुझे दिलचस्पी बचपन से ही लिटरेचर में रही। तो मुझे लगता है कि जो हमारा 90s का कल्चर था, जिसमें घरों में दादी और नानी कहानियाँ सुनाया करती थी, ये जी। पहला के अंदर लिटरेचर का मेरे मन में एक बीज आया। मुझे कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन गांव में जी। ये सब पढ़ने को नहीं मिलता था। घर में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था पढ़ने का। तो जो अखबारों में चीज़ें छपती थी, और अखबार भी मुझे कभी कभी ही मिलता था कि जो मेरे पिताजी थे वो कलेक्शन अमीन थे तहसील में। तो संडे का न्यूज़पेपर वो मंडे को ले आया करते थे। तो उस ओके। दौरान उसमें निदा फाजली साहब, राहत इंदौरी साहब, बशीर बद्र साहब की गज़लें और हिंदी के दूसरे साहित्यकारों की कविताएं और कहानियां छपती थी। तो मैं क्या करता था कि उनको काट करके अपनी फाइल में रख लेता था। तो जो मेरा ओके। शुरुआती साहित्य का कलेक्शन था वो इस तरह तैयार हुआ। हालांकि घर ओके। वालों को उनको पसंद नहीं था कि कोई सर मतलब आप मैं लिटरेचर। जी। सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, वीडियो भी। हाँ, अब आ रही है आवाज़? जी, आवाज आ रही है पर वीडियो क्लियर नहीं है। शायद सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। ओके सर, कोई इशू नहीं है। आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर। जी। तो घर पे किसी को पसंद नहीं था मतलब पोइट्री लिखना। उनको लगता था कि ये आवारगी का काम है। और मैं जी। टॉपर स्टूडेंट रहा तो उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी एजुकेशन ख़राब कर दे ये चीज़। तो मुझे इसको बचाना पड़ा। मैं अपनी किताबों के कवर पेज में छुपा कर रख लेता था जो लिखता था, या अपने दोस्तों को दे देता था कि आप अपने घर पे लिए जाओ। तो शुरुआत में मुझे काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी अपने लिखे हुए को बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग फाड़ कर फेंक देते थे। फिर जब 2011 में मुझे कविता कोश अवार्ड मिला, उसकी न्यूज़ जब अखबारों में छपी, तब उनको लगा कि शायद मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो सार्थक है और ये आवारगी जैसा कुछ नहीं है इसमें। तो जी। फिर जी। उसके जी। सर, तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी जर्नी तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी लिखने की। हमें अपने मोटिवेशन के बारे में भी कुछ बताइए। ये बुक किताब लिखने का मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? 2011 तक मुझे उर्दू गज़ल की ग्रामर नहीं पता थी, हालांकि मुझे अवार्ड मिल गया था। उसके बाद मैंने जब फेसबुक पर लोगों से संपर्क किया, सीखने की कोशिश की, तो वहाँ मुझे कोई उस्ताद नहीं मिल सका। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस चीज़ को सीखूंगा। तो मुझे मयंक अवस्थी भाई मिल गए, जो मुझे कभी कभी कुछ चीज़ें बताया करते थे। आज भी वो मेरे साथ हैं, मेरी सलाह करते रहते हैं, मुझे सजेशन देते रहते हैं। तो फिर मैं लाइब्रेरी गया। मैंने सोचा कि अब मैं किताबें ही पढ़ूंगा और वहीं से सीखूंगा। तो ना तो मेरे पास घर में कोई माहौल था पढ़ने लिखने का, ना मेरे दोस्तों में किसी को दिलचस्पी थी, और ना मेरे पास कोई उस्ताद था। मेरे स्ट्रगल्स इसलिए ज़्यादा थे कि दूसरे लोगों को बड़े शहरों में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लोग मिल जाते हैं जिनसे वो सीख सकते हैं। मेरे पास ये कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने लाइब्रेरी को अपना ठिकाना बना लिया और वहीं मैंने पढ़ना शुरू किया। इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि मैंने पढ़ा बहुत।
तो दूसरे राइटर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें आइडियाज़ आते हैं कि हमें लिखना क्या है। तो जो शुरुआती मेरी जी जर्नी का जो पहला पार्ट है, वो सोशल और पॉलिटिकल पोइट्री थी। सामाजिक मुद्दों पर लिखना, लोगों की परेशानियों के बारे में लिखना। तो जो उर्दू गज़ल के जो सीनियर शायर थे वो कहते थे कि ये क्या लिखते हैं आप, ये तो रिवायत नहीं उर्दू की, आप मोहब्बत पर लिखिए, ये आप रोटी, गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी इसकी बात क्यों करते हैं? मेरी उम्र जी बहुत जी कम, जी 18-19 साल एज थी और रोज़ मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते थे। तो मतलब एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी ये हो गया कि रोज़ कोई टोक रहा है, रोज़ टोक रहा है। तो कई बार लगा कि ये क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं लिखना। लेकिन फिर मैंने जी देखा कि अगर मैं इन लोगों की बातों से प्रभावित होकर लिखना छोड़ दूँगा, तो ऐसे तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि घरवाले भी इसको अपोज़ करते थे, बाकी लोग भी करते थे। तो फिर मैंने ठान लिया कि मुझे इसमें काम करना है। तो मैंने अपनी एक भाषा शैली बनाई। मैंने तय किया कि जो मेरा दौर है, जहाँ लोग बहुत गाढ़ी अरबी फ़ारसी नहीं समझते हैं, शुद्ध हिंदी भी नहीं समझते हैं, तो मैं लोगों की बोलचाल की ज़बान में शायरी करूँगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, उसको उस लैंग्वेज को ही अपनी लैंग्वेज बना लिया। इसकी थोड़ी मुश्किलें होती हैं कि जब हम पोएट्री लिखते हैं तो उसमें हमें ग्रामर को फ़ॉलो करना है, बहर है, वज़न है, तो हमारे पास शब्द सीमित हो गए कि हम कठिन शब्द लेना नहीं चाहते हैं। और सीमित शब्दों में जब हमें लिखना है तो मेरी गज़लें बहुत दिन तक पेंडिंग रहती थी कि मैं कोई भी जी कठिन शब्द नहीं डालना चाहता था। तो मुझे इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगा। कविता कोश अवार्ड मिलने के पूरे 10 साल के बाद ये किताब आई है। आप कह सकते हैं कि मुझे इसको लिखने में 10 साल लगे हैं। जो इस किताब की पहली गज़ल है, जी, इस किताब की जो पहली गज़ल माँ वाली गज़ल है, उसका आखिरी शेर मैंने 2021 में ही लिखा है। ओके। तो क्राफ्ट के लिए मैंने, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज़ प्रॉपर है। तो पहली चीज़ तो जो मैंने रिजेक्ट की, मंच की जो एक वो ललक होती है, कशिश, आकर्षण होता है कि हर कोई चाहता है कि हम माइक पर जाएँ, यूट्यूब पर आएँ। जी मैंने अपने अंदर से वो निकाल जी दिया। मैं किसी भी मुशायरे में नहीं गया। मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि अगर आप यहाँ अभी चले जाएँगे, तो फिर जो सामने ऑडियंस बैठी है, वो जिन चीज़ों पर तालियाँ बजाएगी, आप उससे प्रभावित हो जाएँगे, कोई नहीं बचा। जो आदमी पोएट्री में मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, डॉक्टर राहत इंदौरी, वो भी नहीं बचे। उन्होंने अपने लास्ट के जो 15-20 साल हैं, उनमें जो गज़लें सुनाई हैं 15-20, वो उनकी ओरिजिनल पोएट्री नहीं है। उनकी वास्तविक शायरी तो उनकी किताबों में है, जो कोई पढ़ता नहीं है। तो ये होता है कि जब हम ऑडियंस के सामने आते हैं और हमारा समाज जब उस लेवल का पढ़ा लिखा ना हो, लोगों को पोएट्री की उतनी गहरी समझ ना हो, तो आपको जी ऐसे शेरों पर दाद मिलेगी जो वास्तव में शायरी है ही नहीं। और जब सामने से हज़ारों लोग तालियां बजाएंगे, तो उसका असर आपकी पोएट्री पर आएगा। तो फिर मैंने एक और कठिन रास्ता चुन लिया कि मैं वो लिखूंगा जो मैं लिखना चाहता हूँ। मैं किसी की तालियों से, किसी की तारीफ से या आलोचना से प्रभावित हुए बिना लिखूंगा। क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। 2009 में आकर के मुझे मेरे दोस्त ने इंग्लिश फिल्मों का एक कलेक्शन दिया। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं इनको ओरिजिनल स्क्रिप्ट में देखूं, मतलब अंग्रेज़ी में देखूं, तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो उनकी हिंदी डबिंग थी उसमें बॉलीवुड के रेफरेंस आ रहे थे, तो मैं ये समझ गया था कि ये तो नहीं होगा उनकी स्क्रिप्ट में। तब मैंने इतनी एग्जैक्टली। अंग्रेज़ी सीखी कि मैं वर्ल्ड सिनेमा को देख सकूं। आज की डेट तक मैं 2000 से ज़्यादा फिल्में 22-23 देशों के देख चुका हूँ। उनके काम करने का तरीका, वो कहानी को कैसे ट्रीट करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़, और लाइन से आगे जाकर कुछ लिखना, लीक से हटकर लिखना, और उसका मतलब अपने अंदर साहस लाना कि वो ऐसा कर पाते हैं, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ से मिली। तो अब जो था मेरी पोइट्री में कुछ चीज़ें नई आने लगी कि मैंने उर्दू की रिवायत के साथ रहते हुए अपना भी एक स्टाइल डेवलप कर लिया लिखने का। चूँकि मैं मंच पर नहीं जाता था, तो उसका मुझे लालच नहीं था, यूट्यूब पर जाने का मुझे कोई लालच नहीं था, तो अब मेरे पास क्रिएटिविटी के लिए टाइम ही टाइम था कि मैं चीज़ें क्रिएट कर सकता था जैसी मैं चाहता था। ये एक अपनी एक दुनिया बना ली थी, जिसमें राइटर जो अभी ज़िंदा हैं या जो चले गए हैं दुनिया से, वो सब मेरे दोस्त बन चुके थे। दुनिया भर जी के सिनेमा के राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, वो कैसे काम करते हैं, किस सीन पे कैसे म्यूज़िक देते हैं, बहुत बारीकी से सिनेमा मैंने देखा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सर डेनियल डे लेविस ब्रिटेन के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको 3 बार ऑस्कर अवार्ड मिला है लीडिंग एक्टर का। तो उनको जब अब्राहम लिंकन का रोल दिया गया, तो बताते हैं, कहीं कहीं अखबारों में आया कि उन्होंने 10 साल लिए उसकी प्रिपरेशन में। डायरेक्टर से उन्होंने कहा कि मुझे कोट दे दीजिए, उनका हेड दे दीजिए, उनके शूज़ दे दीजिए, और उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दी।
बहुत साल के बाद उन्होंने डायरेक्टर को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं अब अब्राहम लिंकन का रोल करने के लिए तैयार हो गया हूँ। इतनी प्रिपरेशन, हम यहाँ आमिर खान को एग्जाम्पल मानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े मेथड एक्टर हैं। 10-10 साल लिए हैं उन्होंने एक रोल को करने के लिए। तो बताते हैं कि जब वो फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई और क्रिटिक्स ने जब उसको देखा, तो जो जीवनी में उनकी लिखा गया है बायोग्राफीज़ में, लोगों ने कहा कि ये आदमी जो पर्दे पर है वो अब्राहम लिंकन ही है। इतनी मेहनत। तो मैंने ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाया कि जिनको क्रिएटिविटी से प्यार था, शोहरत से नहीं, जो टेम्परेरी शोहरत मिल जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, ऐसी कोई चाहत नहीं अंदर। हम केवल क्रिएटिविटी से जुड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत सी फिल्में कर सकते हैं, इनके पास फेम है, लेकिन वो 10-10 साल ले रहे हैं। इसी आदमी ने माई लेफ्ट फुट फिल्म के लिए व्हील चेयर अपना ली थी और अपनी पसलियाँ जी। तोड़ ली थी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान व्हील चेयर नहीं चला सकता। तो उस रोल की तैयारी के लिए उन्होंने अपने आप को व्हील चेयर पर जब रखा, तो वो व्हील चेयर पर ही रहते थे। तो ये जो डूब जाना होता है किसी काम में, ये मुझे वहाँ से सीखने को मिला कि अपने काम से प्यार कैसे करते हैं, और जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे प्रभावित हुए बिना हम काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सर जैसे कि आपने अपनी मोटिवेशन के बारे में इतना कुछ हमें बताया, हम अब आपकी बुक के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपकी बुक के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और क्या चीज़ें, ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए। मेरी बुक के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में गज़लें हैं, दूसरे में नज़्में हैं। 2016 जी। में मेरा क्रिएटिव ब्लॉक से सामना हुआ, हर राइटर का होता है, कि जब हम कुछ भी नहीं लिख पाते, हमारे अंदर कोई थॉट नहीं होता, हमें लगता है कि हम एक तरह से क्रिएटिव वे में डेड हो चुके हैं, कि हमसे अब कुछ नहीं होगा। तो वो 2016 जनवरी का महीना था जब मैं नज़्मों की तरफ गया। मुझे लगा कि मैं 2 लाइन के शेर में इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ, कि जिस तरह की पोइट्री मैं करना चाहता हूँ वैसी नहीं हो रही। तो मैंने नज़्म के फॉर्मेट को अपना लिया। वहाँ मुझे विस्तार मिला चीज़ों को लिखने का, और ये चीज़ मैं 2011 से पहले कर चुका था। फिर रिवर्स कविताएं लिखना, ये काम मैं कर चुका था। तो गज़लें जो हैं वो पिछले 10 साल, और उस कुछ इसमें जो मैंने कलेक्शन में गज़लें दी हैं वो पिछले 10 साल की ही हैं, 2011 से लेकर के 21 तक की। और पहली गज़ल को मैंने 2021 तक डेवलप किया है। उसके कुछ वर्ज़न दूसरे फेसबुक और गूगल पर मिल जाते हैं, जो मेरी किताब में नहीं है। तो मैंने 11 नज़्में किताब में इंक्लूड की हैं, 64 या 65 गज़लें इंक्लूड की हैं। नज़्मों को मैंने इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि जो चीज़ें मैं गज़ल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ 2 लाइन के एक शेर में, उनको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल। कह सकूँ। कोई कैद ना हो फॉर्मेट की। जी। जी, जी, जी। तो सर कुछ लाइन्स हमें भी सुनाइए, हमारे व्यूअर्स भी चाहते हैं कि आप कुछ लाइन्स सुनाएँ। जी, मेरा एक शेर है जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और बहुत जगह उसको इस्तेमाल किया है लोगों ने, और वो पहली ही गज़ल से है कि किताबों से निकलकर तितलियाँ गज़लें सुनाती हैं, किताबों से निकलकर तितलियाँ गज़लें सुनाती हैं, टिफ़िन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है, वो उजला हो कि मैला हो या महंगा हो कि सस्ता हो, ये माँ का सर है इस पे हर दुपट्टा मुस्कुराता है। जी, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें आपने फेस की हैं, काफ़ी समय से आपका ये पैशन रहा है, तो हर एक इंसान को लिखते वक्त कुछ ना कुछ फेल्योर्स का सामना करना ही पड़ता है। सर आपने अभी जी। कुछ फेल्योर्स के बारे में हमें बताया, आपने जो बचपन में फेस किए हैं, लेकिन बुक लिखते वक्त जो एक राइटर को फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में भी हमें कुछ बताइए। असल में ये सवाल किसी कहानी लिखने वाले को इसका बेटर आंसर दे पाएगा, क्योंकि हम जब पोइट्री कलेक्ट करते हैं तो वो एक लंबे टाइम में लिखी गई होती है। हम वो काम बहुत पहले कर चुके होते हैं, हमें उसको कलेक्ट करना होता है। जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इस फॉर्मेट में, कि लोगों ने गैंग बना लिए हैं। वो अच्छी शायरी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन अपने ग्रुप के लोगों को प्रमोट करते हैं, भले वो कैसी भी शायरी लिख रहे हों। तो ये सबको फेस करना पड़ता है। मैं अकेला इसका वो नहीं हूँ, कि आपको कभी-कभी डिमोटिवेट तो जी। होते हैं कि मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन उसके बावजूद सीनियर हमारे जो हैं, उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और अपनी आँखों के सामने जब फेसबुक पर देखते हैं कि हमसे जो कम अच्छा लिखने वाले लोग हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप अगर इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाएँगे, तो उसका एक नतीजा ये होगा कि या तो वो आपको क्रिएटिवली ख़त्म कर देंगे,
या फिर आप उनके गैंग को ज्वाइन करिए तो वो आपको आगे प्रमोट करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा साहित्य लिख रहा हूँ तो मैं किसी चीज़ों में अपना लिखा हुआ क्यों रखूँ? अगर मैंने कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लोगों के बीच जाएगा तो लोग उसे खुद पसंद करेंगे। तो मैं किसी भी साहित्य ग्रुप का सदस्य नहीं हूँ अभी, पहली बात तो ये है, 10 साल में नहीं रहा। कविता कोश अवार्ड मिलने के बाद भी नहीं रहा। मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी लोगों के साथ जुड़ने की, तो मैंने अपने आप को सेपरेट इन सारी चीज़ों से रखा। शाहजहाँपुर में भी मैं किसी साहित्यिक संस्था से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एकमात्र जो जुड़ाव या लगाव है वो किताबों के साथ है, लाइब्रेरी के साथ है, और उसमें मैं रेगुलर हूँ। मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं किताबें परचेज़ करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। और कभी-कभी जो लोग वाक़ई लिटरेचर पसंद करने वाले मेरे दोस्त वगैरह कॉल करते हैं, तो उनसे इस पर गुफ्तगू हो जाती है, वरना ये बहुत सीमित दायरा है। हाँ, मैं उन राइटरों से बात करता हूँ जो किताबों में हैं। उनको ओके। पढ़ता हूँ, उनकी कहानियों को पढ़ता हूँ, से बात करता हूँ। सिनेमा के थ्रू जो लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं दुनिया भर में, उनसे सीखता हूँ। डिफ़िकल्टीज़ की अगर किताब की उसमें बात करें तो मेरे लिए बड़ा आसान रहा। एनी बुक ने मेरी बड़ी हेल्प की कि मुझे शहर से कहीं निकलना भी नहीं पड़ा, और ये सारा काम ऑनलाइन हुआ है। मैं पराग भाई से जी। मिला नहीं हूँ, और उनकी जो टीम थी जिसने मेरे साथ कोऑपरेट किया है वो बहुत ही कोऑपरेटिव टीम थी। हम लोग फ़ोन पर बात करते थे, जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती थी, बहुत उनका बहुत साथ मिला मुझे। तो इस पूरी बुक को पब्लिश करने में मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। तो ये क्रेडिट एनी बुक को जाए, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। सर आपका कनेक्शन जी, चला गया। जी, जी सर, आपका कनेक्शन अभी चला गया था सर, आवाज़ नहीं आ रही थी 2 सेकंड्स तक। जी, जी, शायद। और कोई सवाल? सर मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ओके ओके, ठीक है। तो सर जैसा कि आपने अभी अपने फेलियर्स के बारे में बताया, हम आपके मोटिवेशन के बारे में भी जान चुके हैं, आपके बारे में भी अब जान चुके हैं, काफ़ी स्ट्रगल आपने किया, ये सारी चीज़ें आपने मुझे बताई, अपनी नेचर सारी चीज़ें आपने हमें बताई। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जी, प्लीज़ उनके क्वेश्चंस को भी देखिए। जी बताइए। ख्वाबों में देखा है बिछड़ते हुए ऐसे, इसका रोज मर जाएं कहीं नींद में हम, कहीं नदी में ख्वाबों में हम। देख ख्वाबों में एक मिनट। देखते हैं बिछड़ते हुए उसे, एक रोज़ मर ना जाएँ कहीं नींद ही में हम। ये मेरी गज़ल का एक शेर है, जी शायद किसी ने पोस्ट किया है। जी, जी नीरज जी जी ने जी पोस्ट जी किया है। जी जी। जी। यहाँ पे शो नहीं हो रहा प्रॉपर। ओके। तो इस सर गज़ल के बारे आपसे में बात। जी, इस गज़ल के बारे जी जी। में 2 लाइन कहना चाहूँगा। ये मुझे लगता है कि मेरी पूरी किताब में एकमात्र ऐसी गज़ल है जो मेलोडियस है, जिसको गाया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये मैंने लिखी है जब किताब का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उसी दौरान। तो ये ओके एकमात्र ऐसी मेलोडियस, और ये एक सैड ट्यून में है, पूरी गज़ल एक ही मूड में है, पूरा उस सैड मूड में लिखी गई गज़ल है, और एकमात्र मेलोडियस गज़ल है, मुझे ऐसा लगता है। सर, गाने वाले तो गा सकते हैं दूसरी सुनाइए। गज़लों को भी। जी, आप ये। जी, जी। तो सर इस गजल के बारे में कुछ बताइए, कंटिन्यू करिए इसे आगे। जी, मैं ये कह रहा था कि ये एक ऐसी गज़ल है जो मेलोडियस है, जिसको गाया जा सकता है, जो उसमें सब्जेक्ट हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं, फ़िलॉसफ़ी है, सूफ़िज़्म है। तो वो कोई ऐसी गज़ल, शायद कम ही गज़लें हैं जिसमें एक मूड के शेर के, तो ये गज़ल उनमें से है जिसका शेर नीरव भाई ने पोस्ट किया है कि जिसको गाया जा सकता है। हमारे व्यूअर्स को भी आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। होप आपकी बुक अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग बुक हो जाए, और हम आपकी अगली बुक में अब आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप व्यूअर्स से हमारे कुछ और कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे लिटरेचर को प्रमोट करें। हमारे जो सीनियर शायर जिन्होंने बहुत अच्छी पोएट्री लिखी है, रेख्ता एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हमें चीज़ें मिल जाती हैं, और आप लोग कोशिश करिए कि आप किताबों को खरीद कर पढ़ें, ताकि हिंदी और जी। उर्दू दिवस में मनाना ना पड़े। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप किताबें खरीदें, उनको पढ़ें, बल्कि गिफ्ट भी करें लोगों को, और अच्छे लिटरेचर को प्रमोट करें।
वायरल चीज़ों के पीछे ना भागें, जो ओरिजिनल लिटरेचर है, जो हमारी विरासत है, जो हमें सौंपी गई, आप लोग उसको बढ़ाएँ। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप अच्छा लिटरेचर आप प्रमोट करने लगेंगे, तो फिर मंच से लोग अच्छा सुनाने भी लगेंगे। बस मेरी जी, इतनी सी गुज़ारिश है सबसे। जी, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।